चलिए आज की क्लास शुरुआत करते हैं। आज हम देखेंगे हिस्ट्री का लेक्चर, यानी पीवाईक्यू सीरीज में जो 2018 से 2023 की पीवाईक्यू सीरीज चल रही है, जीएस रिवीजन सीरीज चल रही है, उसमें हम देखेंगे एपिसोड फर्स्ट। और ये हम टारगेट कर रहे हैं जो आपका यूपी पीसीएस का एग्जाम प्रीलिम्स होने वाला है 2024। इसमें हम पीवाईक्यू के द्वारा जो है जीएस का रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है। और इसके अलावा हमारी जो है आप देखेंगे पॉलिटी की क्लासेस चल रही हैं, ज्योग्राफी की, इन्वायरमेंट की क्लासेस चल रही हैं, तो उसको भी देख सकते हैं। बहरहाल बात करें क्लासेस की अपडेट पीडीएफ कहाँ से मिलेगी, तो आपको टेलीग्राम चैनल स्कैन करके व्हाट्सअप पेज ज्वाइन करना पड़ेगा, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। क्लासेस पसंद आ रहे सब्सक्राइब कर सकते हैं, नोटिफिकेशन बिल ऑन कर सकते हैं, क्लासेस आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। ऐसे ही हमने यूपीएससी की भी क्लासेस चालू की हैं, इसमें आपको रिविज़न करवाया जा रहा है, ठीक है। तो बात करें, ये क्वेश्चन देखेंगे तो 2018 से लिया गया है। 2018 में जो एग्जाम हुआ था यूपी पीसीएस में, उसमें ये क्वेश्चन हिस्ट्री से पूछा था। पहला क्वेश्चन से पूछा गया था, ध्यान रखिएगा क्लासेस हमारी बाइलिंगुअल है, यानी एक तरफ आपको इंग्लिश का मिलेगा, दूसरी तरफ हिंदी का मिलेगा, तो जिसमें कंफर्टेबल हो अपना जो है देख सकते हैं। बहरहाल हम आपको जो है समझाएंगे हिंदी में, ठीक है, जहाँ पर जरूरत होगी वहाँ इंग्लिश का प्रयोग करेंगे। तो बात करें क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट, किसे पूछा, निम्नलिखित में कौन सी शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है? ऑप्शन ए वाजस्नामी, ऑप्शन बी मैत्रेयी, ऑप्शन सी तैत्तिरीय, ऑप्शन डी कथक। तो आपको बताना है निम्नलिखित में कौन से शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है, ठीक है। तो आज बात करें सिर्फ यजुर्वेद की बात करें, यजुर्वेद को जो है आप देखेंगे दक्षिण भारत में यानी साउथ इंडिया में क्या कहा जाता है, कृष्णवेद, कृष्ण यजुर्वेद कहा जाता है, ठीक है। और वहीं नॉर्थ इंडिया में की बात करें, नॉर्थ इंडिया में आप देखेंगे उसे शुक्ल यजुर्वेद कहा जाता है। यानी आप देखें यजुर्वेद को दो भागों में डिवाइड किया जाता है, साउथ इंडिया में उसे कृष्ण यजुर्वेद और नॉर्थ इंडिया में आप देखेंगे उसे शुक्ल यजुर्वेद कहा जाता है। तो शुक्ल यजुर्वेद के बारे में पूछ रहा है, शुक्ल यजुर्वेद की कोड जो किया गया है उससे किससे संबंधित है। तो बात करेंगे शुक्ल यजुर्वेद की, तो इसमें देखेंगे इसका संबंध आप देखेंगे वाजस्नामी या वाजस्नेयी से है, ठीक है। ये शुक्ल यजुर्वेद की एक संहिता है और इसका नाम देखेंगे वासनेय से लिखा गया था, जिसका देखेंगे जो यज्ञवल्क का संरक्षक है, ठीक है। और इसका अंतिम जो खंड है वो लोकप्रिय रूप में क्या कहा जाता है, ईशावास उपनिषद कहा जाता है। तो इस प्रकार आप देखेंगे इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा यजुर्वेद की जहाँ तक बात करें तो ये एक महत्वपूर्ण श्रुति धर्म ग्रंथ है। इसमें 4 वेद जो हमारे हैं उसमें से एक है। इसमें आप देखेंगे तो कर्मकांड जो सारी चीज़ें हैं, जैसे यज्ञ की क्या असल प्रक्रिया होगी, उसमें गद्य पद्य मंत्र का आप देखेंगे उसमें उच्चारण किया गया है, ठीक है। और ऋग्वेद के बाद दूसरा वेद माना जाता है ये अक्सर जो है। और देखेंगे यजुर्वेद मुख्य रूप से क्या है, गद्यात्मक ग्रंथ है, ठीक है। और जैसे गायत्री मंत्र हुआ और देखेंगे माँ मृत्युंजय जाप हुआ, ये सब जो है देखेंगे यजुर्वेद में बताया गया है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा गया है। इसमें देख 2 कथन दिए गए हैं, यानी एक कथन दिए गए, एक कारण दिया गया है। कथन में क्या पूछा है, तुर्की आक्रमण भारत में सफल रहे हैं। कारण बताया गया है उत्तर भारत में कोई राजनीतिक एकता नहीं थी, ठीक है। तो ऑप्शन 1 आपको बताना है, ए और 2 दोनों सही हैं, आर एक व्याख्या कर रहा है यानी स्पष्टीकरण दे रहा है। ऑप्शन बी ए और आर दोनों सत्य है लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं दे रहा है। ऑप्शन सी ए सच है यानी ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन डी ए गलत है लेकिन आर सही है। तो आपको बताना है कि जो तुर्की आक्रमण हुए हैं थे, यानी जो 11वीं और 12वीं शताब्दी के बीच आप देखेंगे जो तुर्क का पहला आक्रमण हुआ था भारत पर, यानी महमूद गजनवी के द्वारा, उस समय आप देखेंगे भारत में जो कोई राजनीतिक एकता नहीं थी, ये कारण बताया गया है। तो आप देखेंगे ये दोनों सही है, ठीक है। क्योंकि आप देखेंगे जो तुर्क आक्रमण हुए थे उस टाइम देखेंगे भारत में कोई राजनीतिक और क्षेत्रीय एकता नहीं थी, छोटे छोटे राज्यों में बटे हुए थे, उसका फायदा उठाकर तुर्कों ने आक्रमण किया था भारत पर। यानी इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही स्पष्टीकरण कर रहा है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए उसी का एक्सप्लेनेशन दे दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा है, निम्नलिखित मंदिरों का जो क्रोनोलॉजी क्रम दिया गया है उसके व्यवस्थित करके आपको बताना है, सही कोड चूज करके ए बी सी डी में। ऑप्शन 1 दिया गया है बृहदेश्वर मंदिर, बी दिया गया गंगई कोड चोलापुरम मंदिर, ऑप्शन 3 दिया गया है मलीपुरम का जो कोस्टल मंदिर है, और ऑप्शन 4 दिया गया है सप्पागौड़ा मंदिर। तो ये आप देखेंगे आर्ट एंड कल्चर के देखेंगे मंदिर स्थापत्य कला से फैक्चुअल क्वेश्चन आया है। तो इसमें आपको बताना है, क्रोनोलॉजी बताना है कि कब कौन से मंदिर की स्थापना हुई थी, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले उस मंदिरों को देख लेते हैं। मंदिरों की बात करें तो बृहदेश्वर का जो तंजावुर मंदिर है, बृहदेश्वर मंदिर की बात करें वो कहाँ है, तमिलनाडु में है,
ठीक है, तमिलनाडु में तंजौर में स्थित है। ये भगवान शिव को समर्पित एक हिंदू मंदिर है। दक्षिण भाग की बात करें, दक्षिण भाग में सबसे बड़ा मंदिर है और ये देखेंगे द्रविड़ वास्तुकला की अ, शैली में बना हुआ है। ठीक है, और इसे जो है राजा चोल प्रथम द्वारा 1003 से 1010 ईस्वी के बीच ये लगभग बनवाया गया था। गंगई कोट का चोलपुरम की बात करें तो ये भी तमिलनाडु के देखिए अरियालूर जिले में स्थित है। ठीक है, और देखेंगे गंगई कोट जो है चोलपुरम का एक हिस्सा था, जो 250 वर्षों से अधिक जो है चोल राजवंश की राजधानी थी। और देखेंगे यह लगभग 1025 ईस्वी में राजेंद्र चोल प्रथम के काल में चोल की साम्राज्य की राजधानी बना था। ठीक है, इसके अलावा अगर पूछा जाए कि तमिलनाडु में और कौन कौन से मंदिर हैं जिनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, तो मामल्लापुरम का कोस्टल मंदिर, ठीक है, एरातेश्वर मंदिर, बृहदेश्वर मंदिर और जैन कोडनम का पेरुमल मंदिर, वीरनाम झील, एरातेश्वर मंदिर, ये सब कहाँ है? तमिलनाडु में स्थित है। इसके अलावा कोस्टल मंदिर की बात कर रहा है तो आप देखेंगे बंगाल खाड़ी से तट से लगा हुआ है। ठीक है, इस मंदिर को दक्षिण भारत के सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक माना गया है और यह संबंध 8वीं शताब्दी से इसका संबंध। ठीक है, और देखेंगे यह भी द्रविड़ वास्तुकला का बेहतरीन नमूना है। और देखेंगे ये जो कोस्टल मंदिर है भगवान विष्णु को समर्पित है और इसके साथ साथ दोनों तरफ देखेंगे शिव की जो है आपको मंदिर देखने को मिलेगी। ठीक है, तो कुल मिलाकर आप देखेंगे तो सबसे पुराना मंदिर, एक सप्त पगोड़ा की बात की, सप्त पगोड़ा बचा हुआ, सप्त पगोड़ा की बात जहाँ तक करें तो ये पल्लव कालीन स्थापत्य कला का उदाहरण है। इसमें देखेंगे पल्लव कालीन स्थापत्य कला का मुख्यतः महेंद्र शैली, जिसका काल की बात करें 610 से 640 के बीच, मामल्ल शैली की बात करें 640 से 674, राजिक सिंह शैली की बात करें 674 से 800 ईस्वी के बीच देखा जाता है। पल्लव राजा महेंद्र वर्मन के समय देखेंगे वास्तुकला में मंडप का निर्माण चालू हुआ। तो आपको ध्यान रखना, मंदिर वास्तुकला में एक कला होती है जिसे मंडप कहा जाता है। मंडप का निर्माण देखेंगे पल्लव राजा महेंद्र वर्मन के काल में चालू हुआ। राजा नरसिंह वर्मन की बात करें तो समुद्र के किनारे आप देखेंगे महाबलीपुरम उर्फ मामल्लपुरम नामक एक नगर बसाया जिसे रथ निर्माण का शुभारंभ किया गया, यानी रथ निर्माण मंदिर का वहीं से शुभारंभ हुआ। ठीक है, आप देखेंगे पल्लव काल में रथ या मंडप दोनों ही आप देखेंगे पत्थरों को काटकर बनाए जाते थे। पल्लव कालीन में देखेंगे आदि वराह, महिषमर्दिनी यानी महिषामर्दिनी, पंच पांडव, रामानुजम आदि जो है मंडप विशेष रूप से प्रसिद्ध है। जहाँ तक रथ मंदिर की बात है तो आप देखेंगे इसमें द्रौपदी रथ, नकुल सहदेव रथ, अर्जुन रथ, भीम रथ, गणेश रथ, ये सब जो है आप देखेंगे कुल मिलाकर 8 रथ हैं। 8 रथ में द्रौपदी जो है आप देखेंगे एक मंजिल और छोटा, बाकी 7 रथों के सो सप्त पगोड़ा कहा गया है। ठीक है, तो कुल मिलाकर इसमें अगर देखा जाए कि मंदिर वास्तुकला की जो बात कर रहा है, इसमें क्रोनोलॉजी अगर आप देखेंगे तो सबसे पुराना यानी सबसे पहले जो बना था सप्त पगोड़ा बना था। सप्त पगोड़ा की बात करें तो पल्लवकालीन स्थापत्य कला के टोटल देखेंगे 610 से देखेंगे 800 ईस्वी के बीच था। ठीक है, इसके बाद देखेंगे महाबलीपुरम का जो कोस्टल मंदिर है उसका समय आता है 800 से लगभग देखेंगे 838 के आसपास आता है। इसके बाद आप देखेंगे बृहदेश्वर मंदिर आता है। बृहदेश्वर देखेंगे तो 1003 से जो है 1010 के ईस्वी के बीच आता है। इसके बाद गंगईकोट चोलपुरम का नंबर आता है। तो कुल मिलाकर आप देखेंगे इसमें ऑप्शन डी हो जाएगा 4 3 1 2। ठीक है, तो इस प्रकार इसको आपको पता चल गया। इसमें बाकी जो चीज़ें हमने बताई हैं इसको आपको दोबारा पढ़ लेना है ताकि दोबारा ऐसे क्वेश्चन आए तो आपका गलत ना हो। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। 4 में क्या पूछा है? क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा हाथी गुम्फा का शिलालेख किस राजा के बारे में जानकारी का स्रोत है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, कई एग्जाम में पूछा गया है। ऑप्शन एक दिया खारवेल, बी अशोक, सी हर्षवर्धन, डी कनिष्क। तो आपको बताना हाथी गुम्फा शिलालेख किस राजा के बारे में जानकारी देता है। आई होप ये आंसर सबको पता होगा। तो आप देखेंगे खारवेल शासक के बारे में ये जानकारी देता है हाथी गुम्फा शिलालेख। ठीक है, तो उदयगिरि गुफाओं में देखेंगे हाथी गुम्फा शिलालेख है जो कलिंग के शासक खारवेल के बारे में जानकारी देता है। ठीक है, खारवेल जो थे वर्तमान उड़ीसा के कलिंग के राजा थे और ऐसा माना जाता है वे जैन धर्म के अनुयायी थे। ठीक है, और अब शिलालेख की बात कर ही लें तो अशोक की बात करें तो अशोक जो है कलिंग का युद्ध जो किया था उसके बाद नरसंहार है, तो उसके बाद जो है अशोक ने जो है युद्ध की नीति त्याग दी थी, धम्म की नीति अपनाई थी। धम्म का संस्कृत शब्द में आप देखेंगे प्रकृत रूप क्या होता है? धर्म होता है। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ था? अशोक ने जो है देखेंगे कई सारे जो है शिलालेख पर अपना जो है धर्म का उत्कीर्ण करवाया था। जिसे पहली बार जेम्स प्रिस्प, ये एक ब्रिटिश जो है आर्कियोलॉजिस्ट थे, उनके द्वारा पढ़ा गया था। पहली बार जो है जेम्स प्रिस्प ने इसे पढ़ा था। इसके अलावा कुल मिलाकर देखेंगे 33 शिलालेख हैं जिसमें आप देखेंगे कुछ मेजर शिलालेख हैं, कुछ लघु हैं, कुछ अलग शिलालेख हैं, कुछ प्रमुख पिलर मिलेंगे जिस पर अशोक ने अपने धर्म की नीति गुदवाई थी और इसके अलावा लघु शिलालेख मिलेंगे।
ठीक है? तो इन सब के बारे में आपको जानकारी रहनी चाहिए। यहाँ तक आपको बात करें अशोक के शिलालेख की बात करें, तो यूपीएससी में कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, यूपीएससी में 2023 की बात करें, 2022 की बात करें, तो उसमें जो है प्लेसेस का मिलान करने के लिए पूछ लिया था। ठीक है? ठीक है, इसमें जैसे आप बात करें यारगुंडी की बात करें, तो इसमें जो है प्लेस दे दिया गया था, कर्नाटक है कि आंध्र प्रदेश है कि तेलंगाना है, ऐसे ही मिलान करने के लिए प्लेसेस पूछ लिया जाता है। हो सकता है यूपीएससी में भी, यूपीपीसीएस में भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए दोबारा। तो इसमें देखेंगे रॉक स्ट्रक्चर की बात करें, रॉक पर ऐसे जो है शिलालेख का खुदवाया जाता था अशोक के द्वारा, ऐसे छोटे-छोटे आपको मिलेंगे। जिसमें 14 जो मेजर शिलालेख की बात करें, शिलालेख फर्स्ट में क्या लिखा गया, सेकंड में क्या, थर्ड में, फोर्थ में, फिफ्थ में क्या दिया गया है, इनको आपको देख लेना है। ठीक है? क्योंकि इसी शिलालेख से जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है? कि पहले शिलालेख में क्या दिया गया है, दूसरे शिलालेख में क्या दिया गया है, इनको आपको पढ़ लेना है। इसके अलावा बात करें शिलालेख नंबर जो 6 है, इसमें राजा को अपनी प्रजा का हाल जानने की इच्छा, कल्याणकारी उपायों के बारे में बताया गया है। इससे जो है ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है? और शिलालेख नंबर आप देखेंगे 8 की बात करें, उसमें देखेंगे अशोक की बोध गया और बोध वृक्ष की पहली यात्रा, उसकी धम्म पहली यात्रा को महत्व को दर्शाया गया है। तो इन सबको आपको देखना है। और शिलालेख नंबर 10 की बात करें, उसमें व्यक्ति की प्रसिद्ध और महिमा की इच्छा को अस्वीकार करता है, धम्म पर जोर देना, ये सब सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। ठीक है? तो इसको आपको ध्यान रखना है। और देखेंगे शिलालेख नंबर आप देखेंगे 13 की बात करें, इसमें कलिंग विजय का उल्लेख किया गया है। ठीक है? तो इन सबको आपको वीडियो पॉज करके पीडीएफ से पढ़ लेना है, क्वेश्चन इसी से बनेंगे। ठीक है? लघु शिलालेख की बात करें तो लगभग देश भर में और अफगानिस्तान में 15 चट्टानों के लघु शिलालेख मिले। इसमें आप देखेंगे केवल 4 स्थान पर आप देखेंगे अशोक का नाम जो है प्रयोग किया गया है। स्तंभ शिलालेख ब्रह्मगिरी कर्नाटक और गुर्जरा एमपी, नेट्टूर एमपी, यहाँ पर देखेंगे अशोक ने इनमें केवल 4 स्थानों का अपना नाम प्रयोग किया है। ठीक है? और देखेंगे तो ये एक स्तंभ शिलालेख है, देखेंगे ये हमारा राष्ट्रीय प्रतीक भी है। ठीक है? और इसके अलावा आपको ध्यान रखना है, फिरोज शाह तुगलक ने एक टोपरा से, दूसरा मेरठ से जो है दिल्ली में हस्तांतरित किया था ये स्तंभ शिलालेख। ठीक है? नेक्स्ट बात करें कुछ जो स्तंभ शिलालेख में, इसमें क्या पहले शिलालेख में क्या दिया गया है, अशोक ने अपनी प्रजा का अच्छा सिद्धांत दिया है। दूसरे स्तंभ शिलालेख में क्या बात की है, तीसरे में, चौथे में, तो इन सबको आपको देख लेना है। यहाँ पर मैंने पूरी डिटेल की लिस्ट दे दी गई है। ठीक है? जैसे स्तंभ शिलालेख छठवें में क्या, राज्य की धर्म की नीति क्या होनी चाहिए, लोगों का कल्याण कैसे करना चाहिए, उसके बारे में दिया गया है। ठीक है? ऐसे ही बात करेंगे अन्य प्रासंगिक जो है शिलालेख की बात करें, महत्वपूर्ण शिलालेखों की बात करें तो इलाहाबाद का देखेंगे, इलाहाबाद का शिलालेख की बात करें, कांधार का शिलालेख, कलिंग का शिलालेख देखेंगे, भौली और जागौड़। ठीक है? इससे जो है यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था। कलिंग के शिलालेख में क्या लिखा गया है, सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं का उल्लेख किया गया है। ठीक है? ऐसे रुम्मनदेही शिलालेख बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, जो नेपाल में स्थित है। इस शिलालेख में देखेंगे लुम्बिनी गांव बुद्ध का जन्म स्थान के बारे में देखेंगे, उसके बारे में बताया गया है। रुद्रदामर का गिरनार शिलालेख के बारे में देखेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के दौरान सौराष्ट्र की राष्ट्रीय पुष्पगुप्त द्वारा निर्मित एक सुदर्शन झील का उल्लेख मिलता है। तो इन शिलालेखों से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो इसको आपको देख लेना है। ठीक है? और इसके अलावा शाहबाजगढ़ी और मनसेरा शिलालेख ऐसा है जिसमें खरोष्ठी लिपि में लिखा गया है, इसको आपको देख लेना है। और एक प्रमुख शिलालेख में देखेंगे जो शिलालेख नंबर 6 है, उसमें देखेंगे देवताओं के प्रिय के बारे में ये घटना लिखी गई है, इसको आपको देख लेना है। और इन कथन को भी आपको याद रखना हो सकता है कथन से क्वेश्चन पूछा जाए। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 5 में, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, 5 में क्या पूछा गया है, कथन दिया गया है, उसमें देखा 1946 में मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन योजना को अपनी स्वीकृति वापस ले ली थी। कारण बताया गया, मुस्लिम लीग ने 1946 में गठित अंतरिम सरकार में शामिल हो गई थी। तो आपको इन कोडों का प्रयोग करके आपको बताना है कौन सा जो है सही है। ठीक है? बात करें 1946 में मुस्लिम लीग जो है कैबिनेट में शामिल हुई थी, ये बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन अपनी जो उसकी स्वीकृति थी उसने वापस ले ली थी। ठीक है? इसके बाद कारण बताया गया है, मुस्लिम लीग 1946 में गठित जो है अंतरिम सरकार में भी शामिल हुई थी। कथन और कारण सही है, लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा है। ठीक है? जो कैबिनेट मिशन योजना को अपने स्वीकृति वापस लेने की बात की है, वो कारण जो है ये नहीं है कि मुस्लिम लीग ने 1946 में जो है अंतरिम सरकार के गठन में शामिल हुई थी। ठीक है? क्यों? ये अभी आपको क्रोनोलॉजी में समझाएंगे। बहरहाल इसमें आपको ध्यान रखना है दोनों सही है, लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा है। अब आपको टाइमलाइन समझाते हैं। सबसे पहले क्या आता है, कैबिनेट मिशन आता है 1946 में। 24 मार्च 1946 में भारतीयों से भारतीय संविधान तैयार करने और अंतिम सरकार के गठन के लिए
ब्रिटिशर्स द्वारा जो है कैबिनेट मिशन भारत में भेजा जाता है, जिसके सदस्य होते हैं स्टैफोर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर, पैथिंग लॉरेंस। ठीक है, ये 1946 में आता है सबसे पहले कैबिनेट मिशन। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद संविधान सभा के लिए चुनाव होता है 1946 में, जिसमें आप देखेंगे ब्रिटिश भारत के 296 सीटों में 208 सीटों पर कांग्रेस की जीत होती। फिर आप देखेंगे डायरेक्ट एक्शन डे, यानी 16 अगस्त 1946 के मुस्लिम लीग ने वायसराय के प्रस्ताव को नामंजूर कर दिया गया। पाकिस्तान की मांग को मजबूती से प्रदान करने के लिए डायरेक्ट एक्शन डे की शुरुआत की गई, यानी कैबिनेट मिशन में जो है इन्होंने पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर लिया था। ठीक है, इसी के उपलक्ष्य में आप देखेंगे 16 अगस्त 1946 में, यानी संविधान सभा के चुनाव हुए थे, उसके बाद जो है मुस्लिम लीग ने डायरेक्ट एक्शन डे के रूप में 16 अगस्त 1946 को जो है ये चीज़ें, यानी उसके पाकिस्तान के प्रस्ताव को मजबूती से रखी थी, उसे डायरेक्ट एक्शन डे के रूप में माना जाता है। फिर आप देखेंगे अंतरिम सरकार का गठन होता है 2 सितंबर 1946 में, जिसमें जवाहरलाल नेहरू मंत्रिमंडल के रूप में शपथ लेते हैं। मुस्लिम लीग भी जो है आप देखेंगे अंतरिम सरकार में शामिल होती है 26 अक्टूबर 1946 को। लेकिन इसका उद्देश्य क्या था, कामकाज को बढ़ाना नहीं, बल्कि जो है आप देखेंगे उसमें बाधा पहुंचाना। ठीक, मकसद क्या था, पाकिस्तान की मांग को मजबूती से रखना। तो इसमें क्वेश्चन यही पूछ रहा है। इसके अलावा देखेंगे यहाँ पर देखेंगे मुस्लिम लीग 26 अक्टूबर 1946 को शामिल हो जाती है। फिर आप देखेंगे 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में संविधान सभा की पहली बैठक होती है। लीग ने इस बैठक का बहिष्कार करते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है 13 दिसंबर 1946 को। इस दिन आप देखेंगे जवाहरलाल नेहरू संविधान सभा के नाम ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं। लेकिन संविधान सभा 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार करती है, सभी लोग इस पर साइन करते हैं। इसके बाद आता है 22 जुलाई 1947 का टाइम। इसमें आप देखेंगे राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। ठीक, 22 जुलाई के बाद आता है 29 अगस्त 1947। इसमें आप देखेंगे ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन किया जाता है, जिसके अध्यक्ष BR अम्बेडकर होते हैं। ठीक है, और इसके अलावा आप देखेंगे अन्य 7 सदस्य भी होते हैं, जिसमें आपको ध्यान रखना है कि BL मित्तल जो थे उनके स्वास्थ्य समस्याओं के कारण उन्होंने इस्तीफा दे दी। उनकी जगह जो है N माधव राव की नियुक्ति की गई। इसके अलावा 1948 में जो DP खेतान थे उनकी मृत्यु हो जाती है, जो आप देखेंगे ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्य रहते हैं। उनके स्थान पर TT कृष्णाचारी को नियुक्त किया जाता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब हम पहुंच चुके हैं कैबिनेट मिशन 1946 से 29 अगस्त 1947 तक। आगे देखते हैं क्या हुआ। अगस्त के बाद क्या होता है, आता है नवंबर। 14 से 26 नवंबर को जो है संविधान सभा की अंतिम सत्र का आयोजन किया जाता है। इसके अलावा देखेंगे 26 नवंबर को जो है 1949 को संविधान को जो है एडॉप्ट, यानी अंगीकृत किया जाता है, इनैक्ट किया जाता है, यानी अधिनियमित किया जाता है, स्वीकार किया जाता है। तो संविधान को जो है आप देखेंगे 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया जाता है। इसीलिए देखेंगे संविधान की उद्देशिका में भी ये लिखा गया है 26 नवंबर 1949 को जो है हम अपनी इस संविधान सभा के द्वारा इसे क्या करते हैं, एडॉप्ट करते हैं, इनैक्ट करते हैं। ठीक है, इसके बाद देखेंगे जब 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत कर लिया जाता है, उसके बाद 24 जनवरी 1950 का दिन आता है। इससे जो है जनगण मन जो है नेशनल एंथम को जो है स्वीकार किया जाता है। ठीक है, भारत के द्वारा। इसके बाद 26 जनवरी 1950 को फाइनली जो है संविधान लागू हो जाता है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अभी आपको समझ में आ रहा गया होगा 26 नवंबर 1949 यहाँ पर क्यों लिखा जाता है, इसका मतलब क्या है, कैसे आप देखेंगे कैबिनेट मिशन योजना से डायरेक्ट एक्शन डेस्क के साथ ड्राफ्टिंग कमेटी की गठन होता है। इसके अलावा इस बार जो यूपी PCS का 2023 का एग्जाम हुआ, उसमें पूछा था कि न्याय कितने प्रकार से दिया गया है, समता कितने प्रकार की दी गई है, सॉरी स्वतंत्रता समता कितने प्रकार की दी गई है, इनको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। आई होप आप लोगों को क्लासेस पसंद आ रही है, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा गया है, इसमें पूछा गया है, ये भी 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। अभी तक हम जो 2018 क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। जैसे पूछेगा निम्नलिखित में कौन सा स्थल मध्य पाषाण काल में जानवरों को पालतू बनाए रखने का साक्ष्य प्रदान करता है, उड़ई, बोरी, बागोर, लखनिया। ठीक है, तो आपको बताना है कि मध्य पाषाण काल में जानवरों को पालतू बनाए रखने का साक्ष्य जो है इन चारों स्थानों में किसके द्वारा आपको मिलता है। तो जैसा कि आपने जो है इतिहास में, प्राचीन इतिहास में जो है आपने पढ़ा होगा, पाषाण काल को, यानी पाषाण काल की अवधि को, उस अवधि को संदर्भित करता है जब पत्थर का उपयोग उपकरण बनाने के लिए किया जाता था। इसे 3 चरणों में विभाजित किया जाता है। सबसे पहले पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। ठीक है, पूरा पाषाण काल देखेंगे तो पूरा पाषाण काल के लोग जो है पत्थर औजारों की प्रकृति जो है उनकी औजारों के प्रकृति यूज के अनुसार 3 चरणों में विभाजित किया जाता है। प्रारंभिक या निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल। हालांकि क्वेश्चन आपसे जो है मध्य पाषाण काल का पूछा है, जिसमें जो है शिकारी और चरवाहे के रूप में थे।
ठीक है, वहाँ के लोग उसके बाद नवपाषाण काल में खाद्य उत्पादक के रूप में आते हैं। ठीक है, तो पूरा पाषाण काल के रूप में बताएं तो इसमें कुल्हाड़ियों, चॉपर्स और फ्लैक्स का उपयोग किया जाता था। ठीक है, इसके अलावा पूरा पाषाण पाषाण काल की बात करें तो इसमें सबसे पहला सबूत आप देखेंगे महाराष्ट्र के बोरी नामक स्थान से प्राप्त हुआ था। ठीक है, यहाँ से हस्त कुठार, विदर्णी, खंडक यानी चोपर का साक्ष्य मिले थे। ठीक है, तो बोरी आप जो सब देख रहे हैं तो महाराष्ट्र से संबंधित है, लेकिन वहां से देखेंगे तो वहां से जानवरों के पालतू होने के साक्ष्य नहीं मिले थे। वहां से क्या सबसे पहला सबूत मिला था पूरा पाषाण काल से। इसके अलावा देखेंगे पूरा पाषाण काल के बारे में सोहन घाटी पाकिस्तान में है, और पेबुल चापर चापिंग जो संस्कृत है वहां से मिला था। मिर्जापुर में आप देखेंगे बेलन घाटी से ये साक्ष्य मिले थे पूरा पाषाण काल से। भीमबेटका से सबूत मिले थे। जहां तक बातें कुत्तों के साथ यानी पालतू जानवर के साक्ष्य की बात करें तो मध्य पाषाण काल में आते हैं। तो मध्य पाषाण काल का पहला सबूत मिला था सोन घाटी, बेतवा घाटी, कृष्णा घाटी के पास पास। मध्य प्रदेश के आदमगढ़, राजस्थान के बागौर से पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। तो ये क्वेश्चन यहीं से पूछा रहा है कि जानवरों के पालतू साक्ष्य कहाँ सबसे पहले मिले, तो बागौर से मिले हैं। ठीक है, बोरी कहाँ है, ये जो है देखेंगे पूरा पाषाण काल सबसे पहले साक्ष्य मिले थे महाराष्ट्र में। ठीक है, लखनिया की बात करते हैं तो लखनिया के देखेंगे तो लखनिया उत्तर प्रदेश में है, मध्य पाषाण कालीन स्थल है। और इसके अलावा बात करें, एक सेकंड, तो इसके अलावा बात करें तो मध्य प्रदेश की बात हमने कर ली, यहाँ से सबसे पहले प्राचीनतम पशुपालन के साक्ष्य मिले। तरान आहार की बात करें तो मध्य पाषाण काल से संबंधित है। यहाँ पर सवाधन और महादाह से आप देखेंगे स्त्री और पुरुष के साथ देखेंगे एक साथ दफनाने के साक्ष्य मिले थे। अब आ जाता है नवपाषाण काल में। नवपाषाण काल एक खाद्य उत्पादक समाज था। तो कृषि का पहला सबूत आप देखेंगे मेहरगढ़ बलूचिस्तान से मिला था। अस्थाई आवास का पहला सबूत कहाँ से मिला था, बुर्जहोम गर्तावास के साक्ष्य मिले थे। मानव के साथ कुत्ते के दफनाने के साक्ष्य मिले थे, ये कहाँ है, जम्मू कश्मीर मिल जाएगा। मेहरगढ़ की बात करें ये बलूचिस्तान में है, यहाँ बकरी को मृतक के साथ दफनाने के साक्ष्य मिले थे। साउथ इंडिया में बात करें नवपाषाण काल के सबूत जो है आप पहला सबूत नागार्जुन कोंडा में मिला था। ठीक है, साउथ इंडिया का नवपाषाण काल का मुख्य केंद्र आपसे पूछा जाए तो आपको ध्यान रखना बेल्लौरी कर्नाटक में है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई अन्य एक्सप्लेनेशन की पाषाण काल की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछा है, इसने पूछा निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन 1 अदीना मस्जिद मांडू, बी लाल दरवाजा मस्जिद जौनपुर, ऑप्शन सी दाखिला दरवाजा गौर, ऑप्शन डी 3 दरवाजा अहमदाबाद। तो आपको बताना है इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है। तो जब जहां तक लाल दरवाजा की बात है ये आप देखेंगे जौनपुर में है, ये तो सबको पता होगा लाल दरवाजा मस्जिद कहाँ है, जौनपुर में। 3 दरवाजा देखेंगे कहाँ है, अहमदाबाद में है। ठीक है, दाखिल दरवाजा ये मालदा डिस्ट्रिक्ट वेस्ट बंगाल में है। आदीना मस्जिद देखेंगे तो ये जो है आप देखेंगे ये मालदा डिस्ट्रिक्ट वेस्ट बंगाल में स्थित है। तो इस प्रकार इसमें देखेंगे जो ये मांडू है, मांडू एमपी में स्थित एक स्थान है। तो अदीना मस्जिद जो है वेस्ट बंगाल मालदा में स्थित है। इस प्रकार जो है इसमें ऑप्शन 1 सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो ऐसे भी क्वेश्चन जो है आप देखेंगे कुछ एक्सेप्शनल क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं पीसीएस में। तो आपको जो चीजें पढ़ रहे हैं ट्रेडिशनल उसको रिवीजन कीजिए बार बार। ठीक है, ताकि जो पढ़ रहे हैं कम से कम उससे क्वेश्चन ना गलत हो। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा है, निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं। ऑप्शन 1 ध्रुवदास भगत नामावली लिखे हैं, ऑप्शन बी नाभादास भक्तमाल, सी रसखान रसिक प्रिया, डी उस्मान चित्रा। तो आपको बताना है इन में से कौन सी जो है आप देखेंगे उनके लेखक ग्रंथावली सुमेलित नहीं है। ठीक है, जहां तक बात करें रसिक प्रिया की, रसिक प्रिया आप देखेंगे रसिक प्रिया आचार्य केशव दास की प्रसिद्ध रचना है। ठीक है, रसखान की बात करें तो सुजान रसखानी जो है रसखान की कीर्त अस्थाई आधार है। इसके अलावा रसखान की देखेंगे प्रेम वाटिका, दान लीला, अष्टायम जो है इनकी रचना है। तो इसमें ऑप्शन सी जो हो जाएगा वो सुमेलित हो जाएगा। रसिक प्रिया जो है देखेंगे आचार्य केशव दास की प्रसिद्ध रचना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, ये आप देखेंगे मॉडर्न इंडिया से क्वेश्चन पूछा गया। निम्नलिखित घटनाओं को सही क्रोनोलॉजी में आपको व्यवस्थित करना है। हंटर आयोग, सैडलर आयोग, वुड डिस्पैच, सार्जेंट योजना। तो आपको सही क्रोनोलॉजी में व्यवस्थित करके सही कोड का उपयोग करके आपको बताना है। तो चलिए सबसे पहले आपको इन योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी दे देते हैं। कौन सी योजना किस लिए लाई गई थी। हो सकता है क्वेश्चन घुमा के पूछ लिया जाए क्योंकि हम लोग जीएस रिवीजन सीरीज कर रहे हैं। जहाँ तक हंटर कमीशन की बात है, इसे 1919 में व्यापक रूप से इसे क्या कहा जाता था, हंटर आयोग कहा जाता था। 1919 में लाया गया था। इसके अध्यक्ष थे लॉर्ड विलियम हंटर जो पूर्व सॉलिसिटर जनरल बाद में बने थे। ठीक है, हंटर एजुकेशन कमीशन का प्राथमिक उद्देश्य ध्यान रखिएगा, हंटर कमीशन क्या था, वो शिक्षा संबंधित था।
उसका प्राथमिक उद्देश्य भारत में प्राथमिक शिक्षा की स्थिति को देखना था, लेकिन आयोग ने भारत में माध्यमिक और उच्च शिक्षा पर भी ध्यान दिया। तो हंटर आयोग जो है शिक्षा से संबंधित है, 1919 में लाया गया था। सैडलर आयोग की बात करें, कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग के नाम से इसे जाना जाता है। इसके अध्यक्ष माइकल सैडलर, बाद में 1917 में इनकी नियुक्ति की गई थी, ठीक है। और इसके अलावा सैडलर आयोग का जो देखेंगे उद्देश्य क्या था, तो स्नातक के लिए 3 वर्षीय शिक्षा की बात की इन्होंने। आयोग द्वारा महिला शिक्षा की तकनीकी शिक्षा की बात की गई, अध्यापकों के प्रशिक्षण की बात की गई। तो ये भी क्या था, शिक्षा से संबंधित था। वुड डिस्पैच की बात करें, जिसे चार्ल्स वुड ने 1854 में इसको लेकर आए थे। यह अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा के रूप में जाना जाता है, ठीक है। इसका उद्देश्य था उच्च शिक्षा का प्राथमिक शिक्षा और अंग्रेजी भाषा के स्थानीय भाषाओं का मार्ग प्रशस्त करना। इसके बाद आता है सार्जेंट योजना। सार्जेंट योजना देखेंगे तो 1944 में आया था। इसका जो प्राथमिक उद्देश्य था जो है पूर्व प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा देने की सिफारिश की गई थी। इसमें नर्सरी स्कूलों के लक्ष्य में प्री प्राइमरी शिक्षा के लिए 3 से 6 वर्ष की आयु की को लक्षित करना था, ठीक है। इसके अलावा देखेंगे इसका केंद्रीय लक्ष्य था भारत के शैक्षिक पुनर्निर्माण का कार्य करना था, ठीक है। इसमें 6 से 11 वर्ष की आयु के सभी भारतीय बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा शुरू करने की सिफारिश की थी। तो कुल मिलाकर आप देखेंगे इसमें जो सही क्रोनोलॉजी होगी, तो सबसे पहले आया था वुड डिस्पैच। वुड डिस्पैच कभी आया, अभी मैंने बताया 1854 में, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे आता है सैडलर। सैडलर आयोग कब आता है, 1917 में। उसके बाद आता है 1919 में देखेंगे हंटर आयोग आता है। और सार्जेंट योजना की बात करें 1944 में आता है। इस प्रकार आप देखेंगे इसमें आप देखेंगे CBAD, यानी आप देखेंगे ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछा गया है, इसमें पूछा गया निम्नलिखित नेताओं में से किसने क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना की थी। ऑप्शन ए भगत सिंह, बी विनायक दामोदर सावरकर, सी बरेंद्र कुमार घोष, डी पुलन बिहारी। तो जहां तक अभिनव भारत सोसाइटी, जिसे पहले क्या कहा जाता था, मित्र मेला कहा जाता था, ठीक है। इसकी स्थापना जो थी विनायक दामोदर सावरकर और उनके भाई जो थे गणेश दामोदर सावरकर ने की थी। और इसे पहले क्या कहा जाता था, मित्र मेला, जो गुप्त समाज की स्थापना 1899 में की गई थी, ठीक है। 1904 में इसका नाम बदलकर अभिनव भारत सोसाइटी कर दिया गया था। वीर सावरकर का जन्म की बात करें 28 मई 1883 को नासिक में भागुर में हुआ था। 1906 में कानून का अध्ययन करने के लंदन भी गए, ठीक है। उन्होंने उसी वर्ष मेजनी चरित्र का संकलन भी किया था। नासिक के जिला अधिकारी AMT जैक्सन की हत्या का आरोप लगाया गया था। उन्हें इसके लिए जेल की सजा भी सुनाई गई थी। 1910 में अंडमान द्वीप समूह में सेलुलर जेल भेज दिया गया था। इसके बाद देखेंगे 1952 में इस सोसाइटी पर, यानी जो सोसाइटी है उस पर जो है प्रतिबंध लगा दिया गया था, अभिनव भारत सोसाइटी पर, ठीक है। इसके अलावा बात करें तो भगत सिंह की बात करें, इनका जन्म 1907 में हुआ था। नौजवान भारत को 1926 में गठन किया गया था, ठीक है, इन्होंने लिखा था। इसके अलावा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना 1928 में की गई थी। और देखेंगे 23 मार्च 1931 को इन्हें फांसी दी गई थी। बरेंद्र कुमार घोष की बात करें, ठीक है, तो बंगाल में क्रांतिकारी संगठन के युगांतर की स्थापना की गई थी। अरविंदो घोष के छोटे भाई थे। इसके अलावा किंग्सफोर्ड अलीपुर बम केस की हत्या के लिए इन्हें गिरफ्तार किया गया था, बाद में इन्हें मौत की सजा सुनाई गई थी। पुलिन बिहारी दास की बात करें तो इन्होंने ढाका में अंशुलन समिति की स्थापना की थी। इसके अलावा इनकी 2 पत्रिका हैं, हक काट और स्वराज को भी इन्होंने शुरू किया था, ठीक है। क्लासेस पसंद आ रहे हो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। PDF के लिए आपको हमारा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप पेज ज्वाइन करना पड़ेगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप लोग अपने हेल्थ का ध्यान रखिएगा।